हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिखर 2.0 अपलोडिंग एंड रीलोडिंग। तो भैया, तो शिखर 2.0 अपलोड हो चुका है और रीलोड होता जा रहा है, और उतनी एनर्जी के साथ वापस से फुल फोर्स फुल एनर्जी के साथ आपके सामने आ चुके हैं। तो बात चल रही थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर को लेकर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हमने बात बड़ी शानदार तरीके से शुरुआत तो कर दी है, मध्य आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। हमने बात कर ली हमारी फेयोल भैया की, अब बात करनी हमारे टेलर भैया से। थोड़ी सी मुलाकात कर ले टेलर भैया से। तो टेलर भैया कौन है? FW टेलर। और जैसे कि हम फेयोल भैया के लिए बोलते थे कि वो जर्नल मैनेजमेंट के फादर माने जाते थे, वैसे ही हमारे फेयोल भैया जो है, सॉरी टेलर भैया जो है, ये माने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। ये थोड़े साइंस से ज़्यादा लगाव था इनका। इन्होंने बोला कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उस काम को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर उसी हिसाब से आप काम करोगे तो फायदेमंद है, और थोड़ा सा अप डाउन कर दिया तो नुकसान ही नुकसान है। तो चलिए इनके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। भैया क्या करते थे, कब जन्म हुआ, उसके बाद क्या क्या पढ़ाई करी, और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की डिस्कवरी कैसे करी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ चुकी है हमारे चौरसिया साहब। एज यूजुअल आपके सामने स्लैंग स्टाइल मस्त बढ़िया लगते हैं यार मेरे को तो, जिस तरह से ये तैयार होके आते हैं, कपड़े एकदम सफेद, जगह गोगल्स और मुस्टैच, थोड़े दिन में हमारी भी आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे मिस्टर एक्स जो हमारे टीचर इनके, जो इनको पढ़ाते हैं। और एज यूजुअल इनका सवाल था, भैया टेलर साहब कौन है? थोड़ी सी दिलचस्प क्यूरोसिटी चौरसिया साहब के अंदर जग चुकी है, क्योंकि इन्होंने टेलर भैया के बारे में सुना है पर पढ़ा नहीं है। फेयोल को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स की हमने बात कर ली है, जहां पे हम रेम्यूनरेशन, डिसिप्लिन, ऑर्डर्स को लेकर बात की, स्टेबिलिटी को बात की, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर बात की, एज पर डीकॉप्स, डिवीजन ऑफ वर्क्स को लेकर बात किया। तो अब इनके मन में है कि भैया जब हमने फेयोल भैया के बारे में बात कर ली, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, तो अब टेलर भैया कौन हो, टेलर भैया ने अलग क्या किया है? तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। तो हमारे टेलर भैया की बात अगर हम करते हैं तो FW टेलर, तो यहाँ पे ये बोलते हैं भैया FW टेलर के बारे में कि इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1856 USA के अंदर। कहाँ हुआ था? 18 USA में होता, कब हुआ था? 1856 के अंदर हुआ था। सेम इसी तरह से 1878 में इन्होंने मिडवुल स्टील कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो सेम देखा, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, और 1878 में इन्होंने एक कंपनी भी ज्वाइन कर ली। 1856 में इनका जन्म USA के अंदर हुआ था, ठीक है। सेकेंड अगर बात करूं मैं अगली बात, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो था इनका, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। चीज़ों को एनालाइज किया, समझा, बोलना क्या चाहता है, समझना क्या, तो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। और इन्होंने अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यूज करते हुए साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक्स का क्या करा बेटा, कहीं ना कहीं सेट आउट कर दिया, बता दिया काम करने के तरीके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे एवं ही काम नहीं चल जाता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि इनका प्राइमरी जो कंसर्न था, अगर मैं बात करूं जैसे कि ये टेलर भैया, फेयोल भैया जो थे, वो टॉप मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं बात कर रहे थे। उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भैया, कंपनी के अंदर कैसा माहौल होना चाहिए, वो बात थी। पर यहाँ पे जो था इनका, जो था वो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, बेसिकली ये चल रहे थे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लेकर। ये किस पे ध्यान दे रहे थे? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान दे रहे थे कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस प्रकार, किस तरह से काम करता है, ठीक है भाई। ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल है वो तो अपनी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल उसको क्या करता है, जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, और एग्जीक्यूट असली में कौन करता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। तो वर्कर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई प्लानिंग का कितनी धांसू कर लिया आपने, प्लानिंग बहुत ही धांसू कर ली, पर उस प्लानिंग की अहमियत कब देखने को मिलेगी, उस प्लानिंग की जो फिजिबिलिटी है या उसकी सफलता कब देखने को मिलेगी? जब उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया जाएगा, तभी जो आपने उद्देश्य, अपना गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन सोचा है, वो फुलफिल हो पाएगा। तो सेम वे इन्होंने बोला भैया वर्कर्स की एफिशिएंसी पे काम किए, साथ ही साथ क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इन्होंने बोला कि भैया प्राइमरी कंसर्न एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंक्रीज करिए, और साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर किसी के पास नहीं, स्कैरसिटी है, तो भैया रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होना चाहिए। टेलर के प्रिंसिपल जो होते बेटा, टेक्निक्स जो होते हैं, वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन पे। मतलब इन्होंने निगरानी रखी। जैसे प्रिंसिपल मैनेजमेंट को पढ़ाई अपन है, यूनिवर्सल है, फ्री के पर वो कैसे हुआ? ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों पे अप्लाई किया गया, फिर देखा गया। तो सेम वे, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कर रहे थे, इन्होंने अपनी कंपनी में काम कर रहे थे, स्टील कंपनी में, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व करके देखा कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो लाइक दया कुछ तो गड़बड़ है,
वाला सीन था। तो उन्होंने देखा कि यार काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ तो देखने को मिल रही है। सेम अपने साथ भी होता है। मान लीजिए अपन किसी को काम करते हुए देख रहे हैं और अपन बोले ये टेक्निक गलत यूज कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। मान लीजिए वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, मान लीजिए कार आपको अच्छी तरह चलाने आती है, ठीक है, किसी काम में आप बहुत माहिर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे स्किल्स हो, गाना गाने वाले हो, चाहे आप ठीक है बहुत अच्छे सिंगर हो, अच्छा आपकी आवाज़ हो, आपकी स्किल्स हो ड्राइंग्स के अंदर, डांसिंग के अंदर, तो फिर जो दूसरा बंदा करेगा तो आप बोलोगे ना यार इसको इस तरह से कर सकता था, ये कहीं ना कहीं ये गलती हो रही है। कोई ड्राइवर होगा तो बोलेगा यार ये गाड़ी गलत चला रहे हो आप, इस तरह से नुकसान होगा गाड़ी का, ठीक है। तो सेम वे इन्होंने भी देखा कि यार जो कंपनी में काम हो रहा है ना कुछ तो गलत हो रहा है, इससे फायदा नहीं मिल रहा, ठीक है, इससे नुकसान है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, दैट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लानिंग। तो ये जो प्रोडक्शन का मेथड है ना, जल्दीबाजी हड़बड़ी में हो चुका है, इसमें प्लानिंग प्रॉपर करी नहीं गई। या कई बार हो सकता है कि कई बार कुछ जो पुराने मैनेजर्स होते हैं वो बोलते हैं यार पास्ट में मैंने देखा था इस तरह से काम करने से हो जाता है। कई बार सुनने को मिलता है यार पिछली बार मैंने ये चीज़ करी थी, हो गया, क्या पता इस बार भी मुझे लगा के देख ले। तो उसी बेस पे चल रहा है। उस समय क्या माहौल था, क्या समय था, क्या सिचुएशन थी और क्या सर्कमस्टांसेस थे, आज वो चीज़ सेम टू सेम है क्या? नहीं है। तो वही चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, नुकसान मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इन्होंने बोला मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लानिंग। और सेकंड इन्होंने बोला कि भैया वर्किंग मेथड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपका हैज़ार्ड है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, कंफ्यूजिंग है, उससे रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आप देखने को मिल रहा है कि आप ट्रायल बेसिस पर काम चल रहा है, या बोल सकते हैं कि रूल ऑफ थंब बोल सकते हैं कि भैया मैंने करा था, हाँ वही करते करते लागू कर दे, मैंने कर देखा ऐसा हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं तो दूसरा कर लेंगे। मतलब आप क्या नहीं कर रहे, आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे, आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली सोच नहीं रहे कि यार ये चीज़ करने से फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, या इससे कोई बेटर वे है काम करने का, इसी काम को किसी और तरीके से किया जा सकता है क्या? समझे? सो मेथड ऑफ प्लानिंग, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें प्लानिंग कम है, दूसरा वर्किंग मेथड भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग या सही ऑर्डर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। जो चीज पहले होनी चाहिए वो बाद में हो रही है। सेम होता है ना, कई बार आपको आपने किसी रिलेटिव के जाते हो, ठीक है, वहां पे वो सब्जी देखने को मिलेगा, बोलते हैं यार ये सब्जी तो मम्मी बनाती है, अच्छी नहीं लगती, बोला मेरी हाथ की खा के तो देख, आप खा ली और बहुत ही शानदार सब्जी लगी आपको। होता है, सबकी लाइफ में होने का मिलेगा, है ना। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो कि मम्मी ने नहीं कर पाई? देखने को होता है ना, लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है, हर किसी की लाइफ में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो क्या पता उन्होंने वो जो मेथड है, जो प्रोडक्शन, ये मतलब यहाँ प्रोडक्शन नहीं मतलब मेकिंग ऑफ फूड, उसमें कुछ चेंजेस किए। वो मेथड हमारे घर में अप्लाई नहीं होता है, जो काम पहले होना चाहिए क्या पता हम वो बाद में कर रहे तो सब्जी को बनाने के टाइम पे, समझ में बात। सो ये मेथड एक प्रॉपर मेथड होता है, उसी वे में अगर आप काम करो सबसे बेस्ट काम होगा और सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल कर आएगा। सेम वे से कार चला रहे हो तो कई लोग होते हैं जो प्रॉपर कार चलाते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर रिवर्स की जरूरत पड़ती है तो ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे कई दोस्त हैं, पहले फर्स्ट लगाएंगे, थोड़ी गाड़ी को रेस में खींचेंगे और फिर सीधा थर्ड लगाते, सेकंड लगाते ही नहीं वो, और वो ऐसा दो फर्स्ट थर्ड लगाता है, सीधा फिफ्थ लगाता, फोर्थ भी नहीं लगाता, वो गाड़ी को खींचता रहेगा, गाड़ी चिल्लाती रहती बेचारी, भाई छोड़ दे, थोड़ा सा गियर चेंज कर दे, वो सीधा फिफ्थ लगाएगा। अब क्या हुआ, भाई चला रहा है, अच्छी चला रहा है, ऐसा नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह कर दिया उसने, अब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, टचवुड भगवान की दया से हो भी नहीं आगे जाके से, पर उससे गाड़ी का नुकसान हो रहा नहीं हो रहा। अब उसकी जब गाड़ी मेंटेनेंस हो जाती है, ज़्यादा खर्चा मांगती नहीं मांगती, उसका माइलेज कम देती नहीं देती है, काम तो हो रहा है पर प्रॉपर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो दैट्स व्हाई इन्होंने बोला कि भैया मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैक प्लानिंग कर रहा है, वर्किंग मेथड्स वर हैज़ार्ड। तो ये बात हो गई हमारी टेलर भैया की हिस्ट्री के बारे में। चलिए जी, आगे हमसे क्या बोलना चाहते हैं, आगे हमसे एक और सवाल, जैसे हम वही वाली बात है, चौरसिया साहब एक जगह नहीं रुकते, इनका बोलते हैं भैया एक जब पूछ लिया तो दूसरा भी मेरा तैयार रहता है हाथों हाथ। तो दूसरा क्या है, व्हाई ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया ना कि जो हमारे फेयोल भैया थे, कंफ्यूज होता कई बार इसमें, फेयोल टेलर, फेयोल टेलर, टेलर फेयोल, फेयोल टेलर। अभी हम बात कर रहे हैं टेलर भैया को। तो फेयोल भैया जो थे उनको बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और जो हमारे टेलर भैया इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चौरसिया साहब का सवाल एज यूजुअल बहुत सही है, जेन्युइन, और आपका भी यही होगा भैया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से क्यों जाना जाता है? कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, वैसी बात है जैसे हमने पढ़ा था फेयोल को लेकर। भाई उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की, फर्स्ट 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने फाइंड आउट करके निकाला था,
साथ ही साथ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट निकाले थे, तो कुछ कंट्रीब्यूशन ने किया, तब जाके उनको वो दर्जा मिला। तो सेम वे यहाँ पे टेलर भैया का क्यों बोला जाता है, इनके कंट्रीब्यूशंस क्या है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। चलिए जी, तो फिर हो जाता है। तो चर्चा यही, कंट्रीब्यूशन टेलर साहब का क्या है। Taylor published the books and research paper explaining his scientific view on his industrial organization and management। तो टेलर ने क्यों बोला बेटा, इसने एक बुक पब्लिश की, हमारे जो टेलर भैया है इन्होंने बुक पब्लिश करी, रिसर्च किया और एक्सप्लेन किया कि साइंटिफिक व्यू क्या है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। मतलब साइंटिफिकली अगर आप सोचो तो कितना फायदा है ऑर्गेनाइजेशन में, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है साइंटिफिक डिसीजंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके मैनेजमेंट में कितना ज्यादा वो जो है उसका महत्व है। तो कहीं ना कहीं टेलर भैया ने बुक पब्लिश करी और बताया कि उन्होंने एक्सप्लेन किया साइंटिफिक व्यू अपना किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के ऊपर। सेकेंड, हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ, क्या कौन सी बुक बहुत ज्यादा पब्लिश, बहुत ज्यादा मतलब फेमस हो गई और उसमें देखा गया यार इन्होंने जो बात कही बहुत पते की बात कही है, बहुत ज्यादा अच्छी बात बोली है। तो कौन सी बात थी, कौन सी बुक्स थी बेटा, शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे भी, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम पढ़ेंगे अभी इनको शॉर्ट में, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 बुक थी इन्होंने तहलका मचा दी मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बात को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लोगों तक ये बात समझा दी, वही साइंटिफिकली जो डिसीजंस लेते हैं वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू आपका इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, वो तो अलग चीज है। पर किसी काम को करने का जो तरीका होता है वो साइंटिफिकली अगर प्रूवन है, साइंटिफिकली वेरीफाइड है, तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा। He emphasized on adoption of scientific method to the problems of management। तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट है ही किसको मैनेज करना, मैन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसने बोला हर एक काम को करने का तरीका, जब भी आप डिसीजंस लेते हो उसका जो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो मैनेजमेंट की, उसके साइंटिफिक मेथड से अगर उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढोगे ना, तो सबसे बेस्ट वे आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा, इससे बेस्ट सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। तो इनका एम्फसाइज किस पे था बेटा, इनका एम्फसाइज था अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो आंसर, उसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो किस मेथड से निकालेंगे, साइंटिफिकली मेथड से निकाला जाएगा। तो बहुत सही आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन को हम गो थ्रू कर लेते हैं वापस से। तो इन्होंने पब्लिश किया बुक और उसमें समझाया कि भैया साइंटिफिक व्यू बताया किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के ऊपर। साथ ही साथ की कुछ बुक्स थी बहुत ज्यादा फेमस हुई, उसमें पहला बुक था शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि भैया अगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है उसको आप अपनी इंट्यूशन, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे ना सॉल्व करते हुए आप किससे सॉल्व कीजिए, साइंटिफिक मेथड सॉल्व कीजिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, अगला क्या बोलना चाहता है हमसे, ये बोल रहा है भैया मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इस बारे में बात करना चाहता है। तो पहला वही बात है, चौरसिया साहब अगेन विथ हिज क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे हम पढ़ा था अपन ने कि उनकी 3 बुक्स आई थी, उसमें एक बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट समझते हैं, फिर उनके जो प्रिंसिपल्स है उसको भी कहीं ना कहीं बात करेंगे। चलिए जी, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहना चाहता है, सिंपल से बोलना चाहता है दैट एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा था कि उसने, टेलर भैया ने बोला कि भैया क्या करिए, अडॉप्ट करिए, किसको अडॉप्ट करिए, साइंटिफिक मेथड को। क्या चीज के लिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, साइंटिफिकली है, साइंटिफिक मेथड यूज करो। तो यहीं पे बोला दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट हो, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वहां पे क्या अप्लाई कीजिए, साइंस अप्लाई कीजिए। इनका कहने का मतलब था that applying scientific tools, methods and trained personnel in order to increase the output। तो उन्होंने बोला भाई अगर आप कोई भी साइंटिफिक टूल या मेथड यूज करते हो, ट्रेंड लोगों को यूज करते हो, ट्रेंड पर्सन, ट्रेंड जो एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, ट्रेनिंग मिली हुई उनको, ठीक है, क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। तो आपका आउटपुट हमेशा ही इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, फायदा ऑर्गेनाइजेशन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, करके देख ले, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे।
ठीक है। तो बोला कि अगर आप रूल ऑफ थंब अगर हटा दोगे, अपने इंट्यूशंस हटा दोगे, अपना पास्ट एक्सपीरियंस हटा दोगे और हर एक चीज को करने से पहले साइंटिफिकली देखोगे कि ये सबसे बेस्ट हो सकता है क्या, और उसके बाद उसको एनालाइज करके फिर जो आप अप्लाई करोगे वो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकलेगा। तो उन्होंने बोला भैया रूल ऑफ थंब को हटा दीजिए और साइंस एप्लीकेबल कर दीजिए। ठीक है। कई बार आपके दोस्त बोलते ना, अरे मैंने करा तो कर दे यार, हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, उसका सही रिजल्ट निकल के आएगा ही नहीं आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, कौन गारंटी ले सकता है? कोई ले सकता है क्या? नहीं भैया। तो रूल ऑफ थंब को हटा दीजिए। पर्टिकुलर सिचुएशन, यार मैंने वो देखा था, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा करने से फायदा मिलता है। ठीक है। अब इसको समझने के सिंपल सा है, कई बार आप बीमार हो तो आपके कुछ दोस्त भाईले होते हैं, वही क्या बन जाते, डॉक्टर बन जाते हैं। अरे मेरे को भी हुआ था यार, मैं तो ये दवाई लिया, तू भी ले ले। अरे भाई उसको चेक तो करने, कोई और बीमारी हो सकती है, वायरल हो सकता है, आजकल अलग वायरल, पता नहीं किस तरह के वायरल चलने लग गए, दिखा तो लेंगे। अरे कुछ नहीं होता है, 2 दिन आराम कर, गर्म पानी पी वगैरह। हर कोई डॉक्टर बन गया तो कोविड बना था ना, ऐसे बोल रहे भैया सांस रोक लो, अगर आप सांस 10 सेकंड रोक सकते हो आप ठीक हो, गर्म पानी पी लीजिए, डोलो खा लीजिए। भाई डोलो खाते गए लोग बिना बात के डोलो खाने लग गए। रूल ऑफ थंब। ठीक है। तो साइंटिफिक होना चाहिए सब कुछ। टेलर भैया ने क्या बोला था? टेलर भैया ने डेफिनेशन दी थी दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। क्या चाहते हो भैया आप अपने एम्प्लॉय से काम करवाना, कौन से काम करवाना चाहते हो अपने एम्प्लॉय से, तो आपको ये एग्जैक्टली पहले पता होना चाहिए। knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and the cheapest way। और ये देखना कि आप उनको इसके लिए हायर करे हो। तो बेसिकली इनका मतलब है कि किसी बंदे को हायर जब करते हो ना, हायरिंग, तो वो भी सोच समझ के होनी चाहिए, ऐसे अलटप्पे में हायरिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरा भाई आ जा, तू भी आ जा, अरे मेरे पड़ोस में रहता तू भी आ जा, अरे मेरे गाँव का रिश्तेदार है तू भी आ जा, ऐसे अलटप्पे नहीं। तो पहले तो आप हायरिंग इस तरह से करोगे, उस बंदे से आप करवाना क्या चाहते हो, तो उसके अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज है या नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, और है तो फिर ये ध्यान रखिए कि भैया वो उस काम को बेस्ट और सस्ते वे में, चीपेस्ट वे में कर पा रहा है या नहीं कर पा। चीपेस्ट वे मतलब यहाँ पे वेस्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हो रहा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं हो रहा, है ना। तो इन चीज का ध्यान रखिए। तो ये टेलर साहब ने हमें क्या दिया, डेफिनेशन दिया, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। अगर आप लिखते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपका एक इंप्रेशन अच्छा चल जाता है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू, भैया बच्चा नॉलेजेबल है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर, उसमें हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये क्या था, इनकी 3 बुक्स थी ना, शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की सोच रहे हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमसे क्या कहना चाहता था। चलिए जी, तो प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं तो डिटेल में हम अगले वाली क्लास में लेंगे, पर आज हम टेलर फॉर्मूलेटेड 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ब्रीफ जरूर आपको मैं देना चाहूंगा। पहला, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बोला था भैया कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? रूल ऑफ थंब को साइंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। इट मींस अलटप्पे में जो आपने सीखा है, हो गया, देख लिया, ऐसा करता हुआ, वही चीज एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी वर्किंग मेथड है, वो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर साइंटिफिकली डिसाइड होना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए, उससे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं उससे नुकसान तो नहीं हो रहा, या कोई और तरीका भी है जिससे आप ज्यादा एफिशिएंटली काम को कर सकते हो। दैट मींस साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब आपको सिंपल शब्दों में बोलूं, आपका इंट्यूशन जो है उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको भी हटा दीजिए। तो आपके इंट्यूशन भी हटाओ, आपके पास्ट एक्सपीरियंस भी हटाओ, आपके वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच भी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए। और जो भी डिसीजन हो उसका कोई बेस होना चाहिए, उसका कोई रीजन होना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसी बातें करते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि भैया मेंटल रिवोल्यूशन इज वेरी रिक्वायर्ड। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे मैनेजमेंट को, लेकिन यहाँ पे दोनों को। भाई मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा, वर्कर बहुत जरूरी है हमारे लिए, वर्कर को भी समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दोनों में क्या होती है, अनबन हो जाती है। मैनेजमेंट सोचता है यार हम भी सारी प्लानिंग वगैरह कर, तुम करते क्या हो, तुम तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्लानिंग हम कर रहे हैं। वर्कर बोल रहा है सारा काम हम कर रहे हैं तब तेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है, हम नहीं तो क्यों करेंगे, कम दाम में इतना सारा काम करके दे रहे हैं। तो दोनों की ईगो क्लैश हो जाती है, और जब ईगो क्लैश होता है तो नुकसान किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। तो यहां पे बोलते हैं भैया दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, साथ मिलकर काम करना चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये एक्सटेंशन है बेटा।
क्या है ये? एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल। किसका? हार्मनी और डिस्कॉर्ड। मतलब इंडिविजुअलिज्म सोचते हैं कि मैं ही कर लूंगा, वो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने फेयोल का प्रिंसिपल पढ़ा था, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एस्पिरिट डी कॉर्प्स पढ़ा था हमने, आई को वी से रिप्लेस कर दो। तो सेम यहां पे भी बोल रहा है कि भैया आप अकेले में से मैं ही कर लूंगा, सब मैं करता हूं, सब मैं कर सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए, हम सब मिलके कर लेंगे। सजेशन पास ऑन होने चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि भैया ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते, सजेशन, अच्छा वो बताओ यार इस तरह से काम कर सकते हैं, इस तरह से फायदा मिलेगा, नुकसान होगा, एवरीथिंग। तो यहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर मैं बात करूं इन्हीं के द साइंटिफिक मैनेजमेंट 4 प्रिंसिपल, चौथा बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके लिए मैंने एक अच्छा सा आज वो मैं जब इसका आपके लिए बना रहा था, स्क्रिप्टिंग कर रहा था, तो मेरे को बाहुबली का एक सीन याद आ गया, उसमें देखने को मिला था मुझे। अगर अब मेरे को एक मूवी याद थी, बहुत पुरानी थी, जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की थी, वहां से भी ले सकता था, पर मैंने बोला बहुत ज्यादा बैक हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, तो मैंने उसका जिफ यूज किया आप लोग के लिए। जब अगली क्लास में आपको ये जब समझाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा और उसको कनेक्ट भी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, वर्कर्स को उसकी जो पोटेंशियल है, उसका जो कैपेबिलिटी है, उसको वहां तक उसको ले जाना चाहिए, उसको वहां तक फोर्स करना चाहिए, उसको वहां तक ट्रेन करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जिससे वो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट कंपनी के लिए दे सके। ठीक है, सो टेलर ने ये 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेट किए। इसके साथ टेलर भैया ने और क्या किया, टेलर भैया ने साथ ही साथ साइंटिफिक टेक्निक्स भी डिसाइड करी। वो प्रिंसिपल तो साइंटिफिक टेक्निक है, कितने सारे साइंटिफिक टेक्निक, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, यहां पे अपन बात करेंगे 4+4 को ध्यान में रखते हुए, अभी के लिए इतना ही, ज्यादा डिटेल में जाना अभी इतना ही, 4+4। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज का, चाहे वो टाइम को लेकर हो, चाहे क्वालिटी को लेकर हो, चाहे साइज को लेकर हो, चाहे शेप का लेकर हो, हर चीज पर काम होना चाहिए। फटीग स्टडी, थकान होती है, होती नहीं होती, इस पर भी बहुत जरूरी है वर्कर्स का ये भी ध्यान रखना, भैया कब थक जाता है, कितने टाइम बाद उसको इंटरवल मिलना चाहिए, गैप मिलना चाहिए, थोड़ी रेस्ट भी करेगा, खैनी उनी भी खाएगा अपना, ठीक है, एम्प्लॉइज वर्कर्स मतलब लेबर्स में। मेथड स्टडी, काम करने का तरीका, सबसे बेस्ट वे क्या है जिससे फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। टाइम स्टडी, कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, हर एक चीज का टाइम होता है, कोई आप पीस बना रहे हो, कोई एक आप फाइल उठा के ले जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, हर चीज का एक टाइम डिसाइडेड होना चाहिए, तभी क्या होता है आप प्रॉपर एफिशिएंसी किसी वर्कर की चेक कर सकते हो। मोशन स्टडी, जैसे कि कई बार मैं होता हूँ, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है, पर अगर मैं इसमें मूवमेंट करते हुए काम कर रहा हूं तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। कई बार देखते हैं ना आप चेयर पे बैठे हुए, रोलिंग चेयर होती है, तो उसमें आप बैठ के झूला गाने लगते हो, ऐसे यूं घूम जाते हो, फिर यूं घूम जाते हो, तो क्या कर रहे हो, ये जो मोशंस हैं ये यूजलेस मोशन है, इससे प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही। तो मोशन स्टडी, वर्क स्टडी और डिटेल में पढ़ेंगे, जब तीनों कंबाइन कर देंगे तो वर्क स्टडी क्रिएट होता है। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, जैसे बताया ना पीस रेट सिस्टम, जो उनकी दूसरी बुक थी, इस पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और मेंटल रिवोल्यूशन, जो अभी मैंने आपको जस्ट पीछे समझाया था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, इस पे भी हम अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे। तो आने वाली क्लास का मैंने आपको क्या दे दिया, थोड़ा सा ब्यूरो दे दिया है, थोड़ी सी राह बता दी है कि किधर जाएगी, और जब ये खत्म हो जाएगी तो आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। कैसा रहा आज की क्लास, इस बारे में थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। चौरसिया साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।